Namaskar. Welcome to BioSteach. My name is Subhas. Today I am going to introduce you with a new chapter. This chapter is going to be very interesting. इस चैप्टर में आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं और इसमें बहुत सारा मजा आने वाला है. ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच इस चैप्टर को बहुत ही हार्ड एंड टफ चैप्टर माना जाता है, मगर यकीन मानिए इस चैप्टर को मैं आपको इतनी आसानी से समझाने वाला हूं कि हार्ड और टफ मानने वाली सारी बातें आपको हवा हवाई लगने लगेंगी. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ठीक है, ये चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 5. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है. 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, अगर उनके बारे में आपको स्टडी करनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर है 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसको हिंदी में कहते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत. वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत इसका हिंदी में नाम है. ठीक है, आपने देखा होगा कि एक जो हाथी होता है, एलिफेंट, वो जिस बच्चे को जन्म देता है वो क्या होता है? हाथी होता है. तो एक हाथी के बच्चे को जन्म देता है और घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होता है. ठीक है, इंसान को ही जन्म देता है और एक आम के बीज से आम का ही पौधा जन्म लेता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक हाथी एक शेर के बच्चे को जन्म दे दे या फिर एक आम के पौधे से अमरूद का पौधा निकल आए? ऐसा क्यों नहीं होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ट्विंस होते हैं, जुड़वा, वो शक्ल सूरत में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, एकदम हूबहू सेम. ठीक है, मगर कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं, कुछ जुड़वा ऐसे भी होते हैं जो एक साथ मां की कोख में पले बड़े, मगर जब वो पैदा हुए तो उनकी शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं. ऐसा क्यों होता है? आपने एक मूवी देखी होगी, पुरानी मूवी है और ज्यादा पुरानी भी नहीं है, सलमान खान की मूवी है, नाम है जुड़वा. क्या नाम है उस मूवी का? नाम है जुड़वा. ठीक है, सलमान खान एक्टर बॉलीवुड का, इसकी मूवी है जुड़वा. तो अगर आपने ना देखी हो तो देख लेना. तो उस मूवी में सलमान खान ने रोल प्ले किया है. तो 2 भाई बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखते हैं उसमें. ठीक है, जिसमें से शक्ल तो दोनों की एक जैसी है, मगर एक उसमें से धीर, गंभीर और सीधा साधा है, मगर दूसरा क्या है? बहुत ही तेज तर्रार और लड़ाकू किस्म का है. तो ये सारे वेरिएशंस कैसे होते हैं? ये सारे डिफरेंसेस कैसे होते हैं? किस तरह से शक्लें एक दूसरे से मिल जाती हैं और किस तरह से लक्षणों में, गुणों में अंतर आ जाता है? तो ये सब कैसे होता है? ये समानता और असमानता किस तरह से पैदा हो जाती है बच्चों के बीच या बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में? तो ये जो समानता और असमानता है, इन सब का अध्ययन बायोलॉजी की एक ब्रांच में करते हैं. उस ब्रांच का नाम है, वो बायोलॉजी की ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स. ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी. ठीक है, जेनेटिक्स में इन सब समानताओं और असमानताओं का, हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है. ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन. जैसा कि ये चैप्टर में लिखा हुआ है, इस चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो हम देख लेते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन. ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस?
ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो इनहेरिटेंस क्या होती है? दी प्रोसेस बाय विच दी characters are passed from parents to progeny. Okay, inheritance is the process by which the characters are passed from parents to progeny. इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया होती है, वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स को, लक्षणों को पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों तक, प्रोजेनी यानी कि उनके बच्चों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस को हिंदी में आप कह सकते हैं, इसको हिंदी में आप कहेंगे वंशागति। ठीक है, वंशागति। तो वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, माता पिता के जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी गुण होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, वो माता पिता से बच्चों में पहुंच जाते हैं। और ये लक्षण, ये कैरेक्टर, ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते ही रहते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस या वंशागति। एक वंश से दूसरे वंश में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो अब हम ये देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? तो देख लेते हैं हम वेरिएशन क्या होते हैं। The degree by which the progeny differ from their parents is called variation. Okay, the degree by which the progeny differ from their parents is called variation. देखिए, जो भी बच्चे होते हैं वो एकदम हूबहू अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते। अगर माता पिता जैसे दिखते भी है शकल सूरत में, तो कुछ ना कुछ उनके कैरेक्टर्स में, उनके लक्षणों में बदलाव जरूर होगा। ठीक है, या तो हाइट कम होगी, या हाइट ज्यादा होगी, या गोरा होगा, या काला होगा, कुछ ना कुछ लक्षणों में अवश्य बदलाव होते हैं, अंतर होता है। ठीक है, तो द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो ये असमानता जो होती है, ये जो डिफरेंस होता है ना माता पिता और संतानों के बीच जिन लक्षणों को लेकर, उसी को वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन समझ में आया आपको? माता पिता से संतानें जिन लक्षणों और कारणों से डिफर होती हैं, असमान होती है, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। और इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? माता पिता से कैरेक्टर्स का संतानों में पहुंचना और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक माता पिता से उनकी संतानों में वंशागत होते रहना, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होते रहना, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और वेरिएशन आपने समझ लिया कि जिन लक्षणों या कैरेक्टर्स की वजह से संतानें अपने माता पिता से
अंतर रखती हैं, असमान दिखती है, उसी को वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको 8-10 हजार ईसा पूर्व ही ये पता चल गया था कि ये जो वेरिएशंस होते हैं ना, ये जो असमानता होती है, मतलब बाप से बच्चे कुछ अलग हुए, तो ये असमानता किस वजह से होती है, उनको पहले ही अंदाजा हो गया था। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ये जो वेरिएशन होता है, इसका राज कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। किस में छुपा हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उनको अंदाजा हो गया था इस चीज का, हमारे पूर्वजों को। कब अंदाजा हो गया था? 8,000 से 10,000 BC के लगभग ही। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। इसको क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले का समय, ये क्या कहलाता है? बिफोर क्राइस्ट कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। तो 8 से 10 हजार ईसा पूर्व ही हमारे पूर्वजों को ये अंदाजा हो गया था कि जो ये वेरिएशंस होते हैं, इनका राज, इनका सीक्रेट किस में छुपा हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। ठीक है, ये रहे पेरेंट्स, ये रहे पेरेंट्स। ठीक है, उनके बीच क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और फिर क्या हुआ? ये प्रोजेनी हुए, यानी कि ये बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो पेरेंट्स और प्रोजेनी में जो वेरिएशन हो रहे, क्या हो रहे? यहां क्या हो रहा है? वेरिएशन आ रहे। ठीक है, तो ये किस वजह से आ रहे? ये इस वजह से आ रहे, इसका कहीं ना कहीं कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये अंदाजा हो गया था हमारे पूर्वजों को बहुत पहले ही। तो उन्होंने क्या किया? इसका फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया? उन्होंने कुछ पेड़ पौधों की प्रजातियां, कुछ जानवरों की प्रजातियां, उसमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराकर मन माफिक उसके फायदे या लाभ उठाना शुरू कर दिया। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया? जंगली गायों को पकड़कर, जो जंगली गाय होती थी ना, जंगल में ऐसी आवारा घूमती थी, तो जंगली आवारा गायों को पकड़कर क्या किया? मेल गाय और फीमेल गाय के बीच ब्रीडिंग कराई। ठीक है, रिप्रोडक्शन कराया, और रिप्रोडक्शन से जो संतानें पैदा हुई, उनके बीच में फिर से बार बार रिप्रोडक्शन कराया। ठीक है, गायों को क्या किया? पालतू बनाकर घर पर बांध लिया, घास चारा घर पर ही देने लगे। ठीक है, तो उनके बीच जब ब्रीडिंग कराई, और समय बीतते बीतते जो ब्रीडिंग कराते कराते नई किस्म की गायें पैदा हुई। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल अवेलेबल है हमारे इंडिया में, जो बेस्ट इंडियन काऊ ब्रीडिंग है, फेमस काऊ ब्रीड है पंजाब की। आप देख लो, जो साहिवाल जो गाय है, वो इसी का नतीजा है। किसका? ये वेरिएशंस का। ठीक है, ये पहले जंगली और आवारा गाय हुआ करती थी, साहिवाल गाय। जंगली आवारा गाय को हमारे पूर्वजों ने पालतू बनाकर ब्रीडिंग कराकर उसके जो वेरिएशन हुए, उसका फायदा उठाया। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन नस्ल पैदा हुई, जो बहुत ज्यादा दूध देती है, और ये बहुत खास ब्रीडिंग है, इंडिया की जानी मानी फेमस ब्रीडिंग है, काऊ ब्रीडिंग। ठीक है, साहिवाल गाय पंजाब में। कहां पर ये पाई जाती है? पंजाब की। तो ये पंजाब में पाई जाती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हमारे पूर्वजों ने भी बहुत फायदा उठाया। तो हमने आपको बताया कि ये जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी किसमें करते हैं? बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है, जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स आज के मॉडर्न जमाने में हम लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित हुई है, बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। इसका हम लोग बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक्स की हेल्प से हम तरह तरह के पौधों की नई नई प्रजातियां तैयार कर सकते हैं, उनके जीन्स में बदलाव करके। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। बीमारियों का पता लगाकर हमारे किस जीन्स में किस बीमारी का लक्षण छुपा हुआ है उसका सही से पता लगाकर उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो मेडिकल में भी जेनेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो जेनेटिक्स हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ठीक है, अब हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार क्या हुआ, महाराज विक्रमादित्य के दरबार में दो महिलाएं आपस में झगड़ा करते हुए एंटर की। उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था गोद में। तो दोनों आपस में बहुत तेज झगड़ा कर रही थी। और झगड़ा किस बात का था, झगड़ा था उस बच्चे को लेकर। एक औरत कह रही थी ये बच्चा मेरा है, और दूसरी औरत भी कह रही थी ये बच्चा मेरा है। दोनों ही बहुत व्याकुल थी बच्चे को पाने के लिए। अब वो दरबार में जब हाजिर हुई तो उन्होंने महाराज से, राजा विक्रमादित्य से न्याय की गुहार लगाई कि महाराज हमारा न्याय करो, मुझे मेरा बच्चा दिलवाओ। दोनों ही औरतें एक ही बात कह रही थी, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। दोनों उस पे अपना अधिकार दिखा रही थी। तो महाराज का दिमाग टेंशन में आ गया कि न्याय किस तरह से किया जाए। तो समझ में नहीं आ रहा था, बुद्धि फिर गई कैसे न्याय किया जाए। ठीक है, असमंजस की स्थिति थी। तो महाराज ने क्या किया, उन्होंने कहा इस बच्चे को जमीन पर रख दो। कहाँ रख दो, जमीन पर रख दो, अभी हम न्याय किए देते हैं। ठीक है, आधा आधा किए दे रहे, इस बच्चे को हम आधा आधा किए दे रहे। ठीक है, तलवार निकाली महाराज ने, सिंहासन से अपने उतर कर आए, और जैसे ही बच्चे को काटने वाले थे आधा आधा, वैसे ही एक महिला बोल पड़ी, महाराज रुक जाइए, कृपया करके इस बच्चे को मत मारिए, ये बच्चा उसको ही दे दीजिए। ठीक है, वो बोली कि ये बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो कम से कम मैं इसको देख तो सकती हूँ, भले ये मुझे नहीं मिलेगा मगर जिंदगी भर इसको देख तो सकती हूँ। ठीक है, तो ये महाराज का आइडिया था। उनको ये देखना था कि किस महिला में इस बच्चे के प्रति ज्यादा ममता है। जिसमें ज्यादा ममता होगी वही उसकी असली माँ होगी। तो महाराज ने इस तरह से उन महिलाओं का न्याय कर दिया और असली माँ को उसका बच्चा दिलवा दिया। ठीक है, तो उस समय तो महाराज ने ये तरीका अपना लिया था, मगर आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आज के जमाने में अगर दो महिलाएं आपस में बच्चे पर अधिकार दिखाने लगे तो उसका न्याय ये करेगी जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स से उसका न्याय होगा। तुरंत क्या किया जाएगा, बच्चे का डीएनए का टेस्ट होगा और दोनों माओं के डीएनए का टेस्ट होगा। ठीक है, तीनों का डीएनए टेस्ट होगा लैब में, और डीएनए से ये पता चलेगा कि बच्चे की असली मां कौन सी है। ठीक है, क्योंकि जिस मां से बच्चे का डीएनए मैच करेगा, जिस महिला से बच्चे का डीएनए मैच करेगा, उसी महिला का वो बच्चा होगा। ठीक है, तो ये समानता जीन्स में और असमानता ये जेनेटिक्स में ही इसका अध्ययन होता है। ठीक है, इसी से न्याय मिलेगा। तो जेनेटिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है आज के जमाने में ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये सब इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये किसने दिए, किसने इसके बारे में रिसर्च की, किसने इसके बारे में रूल्स बनाए। ठीक है, इन सब का अध्ययन किसने किया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।